अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम जो चैप्टर अब हमने डिस्कस किया था लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग, सो हम उसको हम 6 लेक्चर के अंदर फिनिश कर चुके हैं। अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो चैप्टर वेक्टर है। वेक्टर मेजरली आप फिजिक्स के अंदर बहुत इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स में इसका वर्क होगा वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक्स के साथ लिंक होगा। जो न्यूमेरिकल थ्योरम्स है वही लिंक होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी के अंदर हम नहीं जाएंगे। बहुत शैलो शैलो कॉन्सेप्ट जो से हैं हम देखेंगे। मगर इनिशियली तौर पे मैं आपके साथ दो कॉन्सेप्ट जो से हैं वो आपके डिस्कस ज़रूर करूँगा। एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। अगर हम देखें वेक्टर की, मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करूँ तो आपके जनरली जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनसी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वो आ जाएंगे। मगर अभी जब हम नेक्स्ट अभी मूव करते हैं तो जो अगर मैं वेक्टर की जो ऊपर से मैंने चीज़ समझी है वो मैंने समझा है कि वेक्टर दो कंपोनेंट बहुत लाजमी है। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब चूंकि अगर हम इसको मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो मोस्टली वेक्टर जोन से हैं वो आपके ग्राफ रिलेटेड वेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, तो अब अगर ये एक 2D प्लेन है, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये मैं एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर ले लेता हूँ जिसका ये जो पॉइंट है P है। ठीक है, और इसको मैं कंसीडर कर लूँ O, तो ये एक OP वेक्टर हो जाएगा। तो OP वेक्टर, अब OP वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंगली दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उसको I से और J कंपोनेंट को वाई एक्सिस के लॉन्ग से मेंशन किया जाता है। और अगर देखो ये मैं एक वेक्टर OP लिख रहा हूँ तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो XI जमा YJ की फॉर्म के अंदर होगी। नेक्स्ट, इसी तरह अगर मेरा प्लेन 3D प्लेन हो जाता है, 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो उसी के अंदर ये जो OP वेक्टर है वो मेरा लिखा जाएगा XI YJ और Z के। तो ये जो मेरे पास थर्ड कंपोनेंट K आ गया, ये Z एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट मूव कर रहा होगा, ठीक है, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। इसके अलावा जो अभी वेक्टर जितना भी हम डिस्कस करेंगे वो इन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी हम नेक्स्ट एडवांस लेवल पे यहाँ पे वेक्टर नहीं पढ़ने वाले। मेजर जो चीज़ें दो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो डिनोटेशंस ऑफ वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखो अगर वेक्टर 2D प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो हम उसको पॉइंट से, ठीक है, अब ये पॉइंट किस चीज़ को मेंशन करते हैं इसके लिए अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेने लगा हूँ। ठीक है, तो ये अगर A है और ये B है, ठीक है, तो ये ए भी एक वेक्टर है, तो ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट आ जाएगा, ये मेरे पास टर्मिनेट पॉइंट आ जाएगा। तो अब जब मैं वेक्टर लिखूंगा तो मैं बताऊंगा कि ये ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर है। तो एक तरीका ये है जिसके जरिए आप वेक्टर को डिनोट कर लेते हैं। दूसरा तरीका, हम स्मॉल लेटर्स यूज कर लेते हैं, मगर वहां पे हम इसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं।
ठीक है, या इसके हेड के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, इसी तरह इसके हेड के ऊपर एक एरो यूज कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको वेक्टर को लिखने का। तीसरा तरीका, अगर हमने वेक्टर को डिनोट करना है तो हम उसको बोल्ड लिखेंगे, यानी गहरा गहरा लिखेंगे। जैसे अगर आप नॉर्मल पेन से लिख रहे हो तो उसको आप मार्कर से लिख लोगे, तो ये भी एक तरीका वेक्टर को डिनोट करने का। मेन मकसद यहाँ पे यही है कि हर वेक्टर की कुछ न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और वही हमें चीज़ों को सॉल्व करने के अंदर हेल्प आउट करेंगे। डायरेक्शन यहाँ पे ज़रूरी है, तो मैं पहले आपसे अभी जब इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट जाते हैं टर्म की तरफ, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड के दो नाम और भी हैं, लेंथ है और नॉर्म है। ये दोनों नाम मैग्नीट्यूड के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मैग्नीट्यूड है क्या? अब देखो, अगर एक फुटबॉल पड़ा हुआ है और मैं उसको किक मार देता हूँ, ठीक है, तो जो फोर्स, जिस फोर्स से मैं उस फुटबॉल को किक करूंगा, ठीक है, वो मेरा एक मैग्नीट्यूड है, और ये मेरा मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि मेरा फुटबॉल कितना दूर जाने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं उसको आहिस्ता से किक करता हूँ तो वो कुछ कम मीटर्स का फासला तय करेगा, और अगर यही मैं उसको जोर से किक मारूंगा, यानी अपना मैग्नीट्यूड हाई कर देता हूँ, ठीक है, फोर्स का, तो वो जाहिर है फिर उसका ज़्यादा दूर तक जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि जब फुटबॉल हवा के अंदर मूव कर रहा होगा तो डिफरेंट टाइप की रेजिस्टेंस जो होती है वो उसके ऊपर वर्कआउट हो रही है। मगर अगेन फिर यही इसका जवाब मैं अभी आपको यही दूंगा कि ये मेजर या फिर फिजिकल फिनोमिना है, ठीक है, आप फिजिक्स के अंदर ही जो है इनको डिस्कस करोगे। तो मैग्नीट्यूड को लिखने से पहले मैग्नीट्यूड की डिनोशन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसी के लिहाज से इसको डिनोट करना है तो मैं ए बी के ऊपर बार लगा दूंगा। बिल्कुल अगर आपको याद हो तो जो हम बार डिटर्मिनेंट के ऊपर यूज़ किया करते थे, उस तरह के हम बार यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप खाली ए बी लिख दो। इसी तरह ये एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और अगर मैं खाली यू यू और यू भी लिख लेता तब भी ये एक मैग्नीट्यूड बन जाता। यू का मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब ज़ाहिर है कंसीडर यहाँ पे ये कर लेना कि मैंने इसको जरा बोर्ड लिखा हुआ है, तो अगर आप खाली यू लिख दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है? अगर आपने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक्स आई जमा वाई जे, ये एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा इन दोनों कंपोनेंट के सम ऑफ स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के मैं स्क्वायर लूंगा, सम करूंगा, उसको अंडर रूट लूंगा, तो ये मेरे पास मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो मेरे पास है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो मेजर इसका कॉन्सेप्ट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर को जब डिनोट करते हैं तो यू कैप से करते हैं, और इसका फार्मूला होता है किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा तो हासिल होने वाला जो वेक्टर है वो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर होगा। अब एग्जांपल के तौर पे जल्दी से, अगर मेरे पास एक वेक्टर है 2i + 3j, ठीक है, तो अगर मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है, जो कि मेरे पास होगा 2 का स्केयर जमा 3 का स्केयर, और ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 9 13 अंडर रूट। और जब इस 13 अंडर रूट को मैं इसके साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास देखो जो मेरा यूनिट वेक्टर है वो आ जाएगा 2i 3j डिवाइडेड बाई 13 अंडर रूट। और थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन करके मैं लिखूंगा, तो मैं लिख दूंगा 2 13
अंडर रूट आई प्लस 3/13 अंडर रूट जे। तो ये अब मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ये आप जरा खुद चेक कर लेना। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो इक्वल वेक्टर की है। मैं थोड़ा सा अपनी एक शेप ड्रा कर लूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये मेरे पास u और w जो दो वेक्टर है, तो ऑब्जर्वेशन वाइज ये आपको तकरीबन इक्वल ही लग रहे होंगे, मगर अगर हमने मैथमेटिकली बताना है तो हम ये बताएंगे कि अगर इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो तब जो हमारे वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आते तो वो फिर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इसका मतलब है कि किसी एक की लेंथ छोटी होगी और किसी दूसरे की लेंथ बड़ी होगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर की है। तो ये भी बिल्कुल इक्वल वेक्टर के अपोजिट में बात कर दूंगा। अभी देखो, नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर क्या होता है। अगर ये मेरे पास u है और ये मेरे पास w वेक्टर है, तो देखो इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे मगर इनकी आपस में डायरेक्शन जो सी है वो डिफरेंट होंगी। यानी मैग्नीट्यूड अगर आप लोग देखो तो वो सेम है और मगर डायरेक्शन जो सी है वो डिफरेंट है। अब डायरेक्शन की डिनोशन करने के लिए हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को w की बजाय मैं माइनस यू से डिनोट कर दूं तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है मगर एक की डायरेक्शन दूसरे से अपोजिट है। तो इसको लिए हम इसको नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कह देंगे। तो यानी कभी भी जब हमने अपोजिट वेक्टर निकालना हो किसी दिए हुए वेक्टर का तो हम उसके साइन चेंज कर दिया करेंगे। इससे फिर हमें एक नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर मिल जाएगा। अगर मेरे पास 2i प्लस 3j है, एक u वेक्टर है और इसको मैंने नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर निकालना है तो -2i -3j ये इसका आ जाएगा। अगर ये इसकी डायरेक्शन इधर आए तो फिर अभी इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करने से मेरे वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हेल्प कर सकता है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर थोड़ा सा मैं इसको लिख लूँ फिर उसके बाद करता हूँ। एक वेक्टर है i प्लस 2j और दूसरा वेक्टर है 4i प्लस 8j। अब अगर किसी एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से वो दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाता है तो ऐसे जो वेक्टर हैं वो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो अगर आप देखो तो अगर मैं u को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4i प्लस 8j। तो ये जो आंसर मेरे पास आया है बेसिकली ये w के इक्वल आ गया। तो यानी अगर u वेक्टर को एक 4 स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो w के इक्वल आ जाएगा। तो इस सूरत में ये मेरे पास जो वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर होंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो पोजीशन वेक्टर की है। तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमारे 2D प्लेन में, ठीक है, या 3D प्लेन में ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो चूंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो फिर हम इसको ओ पी से डिनोट करते हैं। पोजीशन वेक्टर की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब कभी भी आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया जाएगा, जैसे 2,3 है, ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर ग्राफ के ऊपर तो प्लॉट हो जाएगा मगर जब हमने इसको वेक्टर के अंदर ट्रांसलेट करना होगा, यानी हमारा मकसद ये होगा कि इसको वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए, तो ये जो पॉइंट है ये एक पोजीशन वेक्टर ओ ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसके साथ एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आई और जो वाई एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ वाई कंपोनेंट ये लग जाएगा। तो ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो यानी अब कभी भी आपको कोई पॉइंट दिया गया है और उसको आपने वेक्टर की कंडीशन के अंदर ट्रांसलेट करना है तो आपको जो कंडीशन मिलेगी वो एक तो पोजीशन वेक्टर मिलेगी और उसको हम यूँ लिख लिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो बेसिकली इसको आप हेड टू टेल रूल के नाम से भी याद ज़हन में आपने किया हुआ है। अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है ओ
ए, ठीक है। और इसी तरह एक और वेक्टर जो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए से बी की तरफ, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं प्लस करता हूँ तो मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो कि ओ बी की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होगा। तो असल में अब अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म लिखूं तो ये मेरे पास आएगा ओ ए प्लस ए बी इक्वल होगा ओ बी के। और अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करूं तो जो ए बी है वो ओ बी माइनस ओ ए इक्वल आ जाएगा। ये एक छोटा सा हमारा फार्मूला है। अगर आपके पास दो पोजीशन वेक्टर हो और उनसे हमने एक नया वेक्टर बनाना हो तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ये चीज हेड टू टेल रूल को फॉलो कर रही है। ये फिजिक्स के अंदर आपने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ एक अपोजिट एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ, ठीक है, अपनी सारी बातों को करने के लिए। अब मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। अब जाहिर है मेरे पास ए और बी दो पॉइंट है तो इनसे मुझे दो पोजीशन वेक्टर मिलेंगे। एक ये मिल गया जिसको मैं ओ बी का नाम दे दूंगा और एक ये मुझे मिल गया जिसको मैं ओ ए का नाम दे दूंगा। अब जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा तो यहाँ से जो वेक्टर मुझे मालूम मिलेगा वो बी ए का मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं हेड टू टेल रूल ये वाला जो लॉ यहाँ पे फॉलो करता हूँ तो देखो क्या होगा, ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू, ये अब मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हेड हेड से मिल रहा होगा, ठीक है, और टेल टेल से मिल रही होगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ओ ए। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम तो जो बी ए है वो मेरे पास आ जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। तो अब अगर आप इन दोनों के अंदर देखो तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। जो सेकंड पॉइंट है जब उसको फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह देखो ये सेकंड पॉइंट ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर है जब मैं उसको फर्स्ट ओ बी के वेक्टर में से माइनस करूंगा तो मेरे पास वेक्टर बी ए आ जाएगा। तो अब आप जाहिर है, अब देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि पी आर वेक्टर निकालो तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि असल में हमें ओ आर के पोजीशन वेक्टर में से ओ पी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। तो ये फार्मूला नेक्स्ट हमारा बहुत काम आने वाला है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चनिंग होगी तो वो ज़रूर आप पूछिएगा, मैं आपको आंसर आपको दे दूंगा जहाँ जैसे ही आप इसके बारे में जो भी आपकी क्वेश्चनिंग होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। सो कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन हम हल कर सके तो हम करते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट उनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पार्ट होंगे तो उनमें से मैं एक आधा पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया करूँगा, रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेना करना। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे एक वेक्टर लिखना है पी क्यू, किसकी फॉर्म में, एक्स आई और वाई जे की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो दो पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2। तो मैं अभी जो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर दूंगा। जो मुझे गिवन है वो दो पॉइंट हैं, एक P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6,-2। सो मुझे फाइंड क्या करना है, जो मैं चीज़ फाइंडिंग करना चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाएगा पी क्यू का वेक्टर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जनाब। अब अगर आप देखो तो मुझे पी क्यू का वेक्टर फाइंड करना है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये अब हम थोड़ी देर पहले ऊपर सीख चुके हैं। मुझे ओ क्यू के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना है ओ पी का पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर है कहाँ पे, अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं ऊपर लेक्चर में आपको दे चुका हूँ। अगर आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे तो हम इनके पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो जो P के रिस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर बनेगा वो मेरे पास बनेगा 2i जमा 3j। और जो ओ क्यू के ओ क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा वो मेरे पास आएगा 6i-2j।
जे। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2, नो सॉरी, पहले ओ क्यू का लिखना है, 6i माइनस 2j माइनस फार्मूले का 2i प्लस 3j, माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो i वाला कंपोनेंट i के साथ और j वाला j के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो 4 में से 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और -2 -3 ये -5j आ जाएगा। ये मेरे पास जो सा है, मेरे पास पी क्यू वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँ, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर को हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, मगर अगर कभी हमें इनको ब्रैकेट, तो इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, -5। तो अगर 4, -5 लिखा होगा तो इसका मतलब है उसको हम यूँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। तो पहले मैं हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो मैग्नीट्यूड के बारे में मैं आपको ऊपर आपको बता चुका हूँ, उसका फार्मूला भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, इसी का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने के अंदर भी आसानी हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। गिवन हमें क्या दिया गया है, एक वेक्टर है u। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3i माइनस 4j। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद यही हमारा पोजीशन वेक्टर है। नहीं, पोजीशन वेक्टर हमेशा आपके ऑर्डर पेयर से आपका बनेगा। अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर क्वांटिटीज दी गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी एक वेक्टर ही है, जस्ट हमने उसके कंपोनेंट साथ लगा के उसको सोल्यूशन की तरफ ले करना है। सो फाइंडिंग मुझे क्या करनी है, यहाँ पे जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है वो मुझे u का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो u का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास आ जाएगा दोनों कंपोनेंट के सम ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट आ जाएगा। 9 + 16 अंडर रूट, 25 अंडर रूट, और लास्ट में जो u का मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा वो मेरे पास 5 आएगा। नहीं जनाब, ये हमारा u का मैग्नीट्यूड निकल गया। ये मैं आपको ऊपर जब मैं आपको डिफरेंट टर्म्स वेक्टर की एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका था। सो इजी वर्क है। नो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है, मुझे कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं u v w, और फाइंड मुझे क्या करना है, मुझे इन शक्लों को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप मैं पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगा हूँ, आप बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है। जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बता देना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन में दी गई हैं मैं उनको लिख लेता हूँ। मुझे दिया गया है जनाब u वेक्टर, जो कि है 2i माइनस 7j। फिर उसके बाद मुझे v वेक्टर दिया गया है, जो कि है i माइनस 6j। अच्छा, मैं ये नीचे मुझसे डैशेस शायद मैंने ऊपर नहीं लगाई, प्लीज़ ये आप लोग ज़रूर मेंशन किया करोगे। और w वेक्टर है मेरे पास माइनस i प्लस j। अगर मैं खाली आई लिख दूंगा तो ऐसे लगेगा जैसे ये अयोटा है, तो फिर उसकी थोड़ा सा शेप को डिफर करने के लिए हम इसके नीचे ये छोटा सा बार लगा देंगे, ताकि समझ में आए कि ये हम बेसिकली वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है वो पार्ट नंबर 2 की है, तो वो लिखा हुआ है जनाब 2u प्लस
सॉरी प्लस नहीं, -3v और +4w। ओके जनाब, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो मुझे सॉल्यूशन करना है ये 4w। तो अब ऐसा मैं करता हूँ, इसको जरा थोड़ा सा एक नए वेक्टर के नाम एस का नाम दे देता हूँ, और अगर आप नहीं भी देना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं जरा दे रहा हूँ ताकि मुझे समझा कि नया वेक्टर एस के नाम से बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे u की, v की, w की वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे क्वेश्चन के ऊपर दी गई है। तो 2 एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ये उसके अंदर आ गई वेक्टर क्वांटिटी, -3i -6j और +4 -i +j। तो मेरे पास आ जाएगा 4i -14j -3i +18j -4i +4j। तो अब यहाँ पे जो स्टेप ऊपर मैंने छोड़ा था मैं कर रहा हूँ, मैं लाइक टर्म्स इकट्ठी कर रहा हूँ। तो जो आई वाले कंपोनेंट्स वाली वैल्यूज हैं उनको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड में फिर अब मैं जे वाले कंपोनेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर अब आप इनको इकट्ठे किए बगैर लिखना चाहते हो तब भी ठीक है। यहाँ पे देखो ये माइनस और प्लस वाला काटा जाएगा तो -3i आ जाएगा। अब इन तीनों को हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा +8j। तो ये अब मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जो मुझे नई शेप बनानी थी उसके अंदर मैंने पुराने वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी है, उनको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो मेरे पास मेरा नया रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है क्या? तो जनाब क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है वो लिखा हुआ है, फाइंड सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी डी, यानी ए बी और सी डी का हमने सम करना है। ओके जनाब, करते हैं। अब हमें गिवन क्या है? गिवन में हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो अब ये 4 पॉइंट हमें कैसे हेल्प करते हैं उनको जरा देखते हैं। सो जनाब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, तो गिवन में जो चीज़ हमें दी गई है, हमें 4 पॉइंट दिए गए। पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1। पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0। पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3। डी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2। तो जो मुझे फाइंड करना है वो बहुत सिंपल टर्म है, ए बी एक वेक्टर है, उसको मुझे प्लस कर देना है सी डी वेक्टर के साथ। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखो सबसे पहले जो काम मुझे करना है, मुझे इन पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर के अंदर लिखना है। द पोजीशन वेक्टर आर, द वेक्टर्स आर। अब पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बनेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1i, तो 1 मैं लिख नहीं रहा, -1j। ठीक है, नेक्स्ट ओ बी का आ जाएगा 2i +0j। ओ सी का आ जाएगा मेरे पास पॉइंट सी के कॉरस्पॉन्डिंगली वो आ जाएगा -i +3j। और ओ डी का हमारे पास आ जाएगा -2i +2j। तो ये मेरे पास 4 पोजीशन वेक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, और अब इनको हम नेक्स्ट करते हैं अपना काम। तो मेरे पास है ए बी +सी डी। तो अब अगर ए बी का मैंने वेक्टर मालूम करना होता तो मैं पोजीशन वेक्टर से कैसे करता, ओ बी में से माइनस कर देता ओ
एक और इसी तरह, और सी डी का मुझे करना होता तो ओ डी में से माइनस कर देता ओ सी को। ये बिल्कुल वही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा अभी कंपाउंड हो गया है, चीजें दूसरी भी साथ शामिल हो गई। तो ओ बी का वेक्टर है जनाब 2i माइनस 0j, माइनस ए का वेक्टर है -i माइनस ए, ओ डी का वेक्टर है जनाब -2i प्लस 2j, और ओ सी का वेक्टर है जनाब -i प्लस 3j। तो क्या आ जाएगा 2i माइनस 0j माइनस i प्लस j -2i प्लस 2j प्लस i और प्लस 3j। ये देखो ये 2i इस 2i से काटा जाएगा, ये वाला i कंपोनेंट के साथ काटा जाएगा, ये वाला 1j और ये वाला 2j मिलके 3j होगा, और यहाँ पर मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया, ये -3j आएगा, ठीक है। तो ये जो सा है ना ये भी काटा जाएगा इसके साथ, तो इसका मतलब है जो i कंपोनेंट बचेगा वो भी 0i बचेगा, और j कंपोनेंट जो सा है वो भी 0j बचेगा। तो इसमें फिर हमें एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा जो 0,0 का हो जाएगा। तो इसको देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, हमें लिखने की जरूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंशाअल्लाह हम कल के लेक्चर के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर को मैंने इसलिए चूज किया है चूंकि मैं ऊपर आपको टर्म्स के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें से जो क्वेश्चन पार्ट मैं सॉल्व करने लगा हूँ, पार्ट नंबर 6 का 1 कर दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, तो मेरे पास मैं उसकी जरा वैल्यूज कंफर्म कर दूं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2i माइनस ए, ये मेरे पास जनाब आ गया 2i माइनस जे। तो मैंने इसका जो है जनाब निकालना है यूनिट वेक्टर। अब मुझे याद है यूनिट वेक्टर को मैं कैप से डिनोट करता हूँ, फार्मूला होता है जो ओरिजिनल वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो v के मैग्नीट्यूड से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे v का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं साइड पे निकाल रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये v मैग्नीट्यूड √5 आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, v वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, नीचे आ जाएगा √5 और ये मेरे पास आ जाएगा 2/5 माइनस इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1/5 जी। तो ये मेरे पास मेरा एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्ट ऑफ लेक्चर के अंदर बताया था कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। तो अभी आप इसका पर्सनली मैग्नीट्यूड निकाल के देखो क्या मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। खुदा हाफिज।